नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पूरी जगह हम चर्चा सुन रहे हैं, भारत में हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है। किस चीज पे हो रही है? दूध पे। एक इतनी पुरानी चीज और उस पे इतनी चर्चा। और हर कोई आजकल दूध, देसी गाय का दूध, विदेशी गाय का दूध, संकर नस्लों का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, ऊँटनी का दूध, सभी पे चर्चा कर रहे हैं। प्रमुख चर्चा किस चीज की है? A1 दूध और A2 दूध। A2 मिल्क बहुत अच्छा है, A2 मिल्क बहुत महंगा है, उसका घी भी बहुत अच्छा है। तो ये A1 A2 क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए, पहले तो मैं दूध जो है थोड़ा सा उस पर बता दूं। आमतौर पे दूध को हम 3 चीजों में बांट लेते हैं: फैट, SNF और वाटर। आप जब दूध खरीदने जाते हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है ना, इतना % फैट। जैसे डबल टोन्ड मिल्क होता है, उसमें कितना होता है? 1.5% फैट। टोन्ड में जो मदर डेयरी का आप लेते हैं टोकन वाला, उसमें कितना रहता है? 3% फैट। फिर स्टैंडर्डाइज एक मिल्क होता है, पंजाब में बहुत लोकप्रिय, 4.5% फैट का। ऐसे फुल क्रीम 6% फैट का। इसमें SNF होता है, जो जिसको बोलते हैं सॉलिड नॉट फैट, मतलब ठोस पदार्थ लेकिन वसा नहीं है। तो वो कितना? 8 से लेके 10% तक रहता है, 9% तक रखते हैं तो वो इसका एक स्टैंडर्ड रहता है। उसमें प्रोटीन से लेके सब कुछ आ जाता है। तीसरा जो उसमें है वो क्या है? पानी। तो ये सब मिलके दूध बनता है। बायोकेमिस्ट्री जब हमें कोई पढ़ाते थे, हमारे टीचर, तो बताते थे कि सारी चीजें पता हैं, सब कुछ मिला लो, सब इंग्रेडिएंट पता है, मिला लो, लेकिन दूध नहीं बनता। आजकल क्या, कई सालों से एक नाम चल रहा है कि भारत में सिंथेटिक मिल्क बनाया जाता है एडल्ट्रेशन ही नाम दे दिया गया। इस पर भी चर्चा करेंगे कि मिलावट क्या है। हालांकि अभी एक इजराइल की कंपनी ने पौधों के स्रोत से दूध बना लिया है। वो भी क्या है, वो भी बताएंगे। पहले अपन आते हैं A1 A2 पे। हाँ जी, तो दूध जो है उसमें जो 80% तक प्रोटीन जिसकी बात होती है वो है केजीन। और भी हैं, जैसे दूध में कई तरीके के होते हैं। इसमें भी खास जो बात है कि बीटा केजीन जो है, अल्फा, बीटा, कप्पा, कई तरीके के होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है बीटा केजीन होता है। तो देखिए, हमने आपको बताया कि प्रोटीन बनता तो उससे पहले अमीनो एसिड्स हैं। तो अमीनो एसिड्स की चेन होती है, ये करीब 209 के करीब अमीनो एसिड्स होते हैं। ये मिलके बीटा केजीन बनाते हैं। ठीक है, 209 अलग अलग जुड़ते हैं और बनता है बीटा केजीन। ये जैसे घर बनता है, प्रोटीन को घर समझ लें तो ये ईंटें हैं जो जुड़ के एक आपका प्रोटीन बनाती हैं, बीटा केजीन। और प्रोटीन हमें पता है कितना जरूरी है, हर चीज में ही शरीर के प्रोटीन है। तो इसमें 67 पोजीशन जो है 67वीं जो जगह है, 1 2 3 ऐसे करके कितने लगे हैं अमीनो एसिड? 209। तो उसमें इस पोजीशन पे 67 पोजीशन पे एक अमीनो एसिड है जो पारंपरिक तौर पे प्रोलीन हुआ करता था और वो मजबूती से सबसे जुड़ा रहता था। कहते हैं करीब 8000 साल पहले एक उत्परिवर्तन हुआ गायों में। बात गाय के दूध की हो रही है जी, A1 A2 में गाय की बात हो रही है। तो जब वो उत्परिवर्तन हुआ तो ये जो 67 पोजीशन में प्रोलीन हमने बताया जो अमीनो एसिड लगा था, उसकी जगह क्या आ गया? हिस्टिडीन। और हिस्टिडीन जो है वो इतना मजबूती से बाकी अमीनो एसिड्स को नहीं जोड़े रखता। तो जब आप दूध पीते हैं, पेट में जाता है, डाइजेस्ट होता है, टुकड़े टुकड़े होके फिर अमीनो एसिड, ये सब प्रोटीन वगैरह, इसके जो भी उत्पाद बनते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो हिस्टिडीन जो है वो 7 अमीनो एसिड्स जो हैं उनको लेके टूट जाता है। पकड़ ज़्यादा मजबूत नहीं है ना बेचारे की, तो वो जब टूटता है तो एक नया कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? उसको बोलते हैं BCM7। 7 क्यों? 7 अमीनो एसिड का बना है। BCM, बीटा केजोमॉर्फिन। जी हाँ, मॉर्फिन शब्द इसमें आता है। तो बस यही ढूंढा गया था, यही BCM7, इसी को वैज्ञानिकों ने ढूंढा था और इसे नाम दिया गया था दूध का शैतान, डेविल इन द मिल्क।
और जब ये मिला था तब पता लगा था कि दूध के अंदर इस तरीके का एक कंपाउंड बनता है। जब ये मिला था तो BCM7, तो इसकी पहले खोज हो गई थी। तो जब ये काम हुआ तो विदेशी नस्लों में हुआ था, तो इस वजह से तब नाम दिया गया A1। और जब इसके बगैर वाला दूध ढूंढा उसको नाम दिया गया A2, क्योंकि बाद में कहाँ हुआ था ये रिसर्च जिसमें BCM7 ढूंढ के और फिर बताया था जिसमें ये नहीं होता है और प्रोलीन अमीनो एसिड होता है जो पारंपरिक तौर में गायों में होता था। वो रिसर्च हुई न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड ने 2007 में इसको पब्लिश किया था। वहाँ के वैज्ञानिक एक वुडफोर्ड जी थे जिन्होंने किताब लिखी थी डेविल इन द मिल्क। तब दुनिया को पता लगा था कि ये BCM7 क्या है और क्या क्या करता है। इस पर चर्चा करेंगे। आप अब ये तो समझ गए दूध में क्या चीज़ थी, और ये A1 A2 क्या है। जिसमें ये हिस्टिडीन जुड़ा है वो कहलाता है A1 मिल्क, और जिसमें प्रोलीन यानी पारंपरिक तौर पे जो गाय थी जिनमें प्रोलीन लगा होता था वो कहलाता है A2 मिल्क। तो ये तो इसमें अगर हम देखें तो जो गहराई में जाके एक फर्क है वो यही है। गाय दो तरीके की नस्लें बताई जाती हैं, एक है बॉस इंडिकस, एक है बॉस टॉरस। जो यूरोपीय गाय जिनमें कहते हैं ना हम्प नहीं होता, वैसे गर्दन के पीछे ये कुबड़ सा जो निकला रहता है, हम्पलेस वाली जितनी हैं वो विदेशी गाय हैं। और अपनी देसी जो हैं जिनके ये हम्प निकला रहता है गर्दन के पीछे जिस पे हल रख के किसान खेती भी करता है, तो वो जितने भी हैं वो सारी बताते हैं कि A2 हैं। सही भी बताते हैं क्योंकि अफ्रीका में भी वैसी गायें हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी यूरोपीय गाय भी फ्रांस वगैरह में खासतौर जिनके इतना हम्प नहीं है उनमें भी A2 जीन पाया गया है, उनमें भी प्रोलीन वाला अमीनो एसिड जो है वो मिला है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि बॉस इंडिकस जितनी हैं वो सब A2 होती हैं। इंडिकस से आप समझ गए होंगे भारतीय और अफ्रीकी भी नस्लें हैं, ईस्ट यूरोप में भी कुछ नस्लें हैं, वो सब बॉस इंडिकस कहलाती हैं। इनको आम भाषा में वैसे हमने कम सुना होगा, लेकिन लोग जो बोलते हैं जेबू बोलते हैं। जेबू गाय जितनी भी हैं वो A2 हैं। हमारी देसी नस्लें A2 हैं। A2 थी कह सकते हैं में क्या है, बड़ी मिलावट हो गई है क्योंकि ऑपरेशन फ्लड चला था ना, उस पर चर्चा करते हैं। और जो विदेशी नस्लें ये कहते हैं कि A1 वाली नस्लें 8000 साल पहले एक वंशाणुओं में म्यूटेशन हुआ, एक जेनेटिक म्यूटेशन, आनुवांशिक म्यूटेशन, आनुवांशिक उत्परिवर्तन ये हुआ, जिस वजह से प्रोलीन वाली जगह पे हिस्टिडीन आ गया। हिस्टिडीन आने से वो जितनी भी गायें थी उनका दूध A1 हो गया। लेकिन A1 बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ। क्यों हुआ? A1 गाय की कुछ खासियत है, जिसमें से सबसे बड़ी खासियत है दूध बहुत ज्यादा देती है। आपने कई गाय सुनी होंगी, HF, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ये सब जितनी भी नस्लें हैं ये दूध ज्यादा देती हैं। भारत में भी जब क्रॉस ब्रीडिंग हुई थी तो जर्सी आई थी, HF आई थी। 70 के दशक में जब ऑपरेशन फ्लड आया था, क्या कारण था कि दूध हमारी जो A2 या हमारी जितनी भी नस्लें हैं A2 की दिक्कत क्या थी कि दूध कम देती हैं। तो पहले ये समझ आया दूध बढ़ाइए, तो बढ़ाने के लिए क्या किया कि हमारी नस्लों को क्रॉस किया गया विदेशी नस्लों से जो A1 वाली थी, जिससे दूध बढ़े। और दूध बढ़ा भी, थोड़ा फर्क जरूर बड़ा था, संकर नस्लों का दूध ज्यादा होता है। लेकिन वो दूध A2 से बदल के क्या हो गया A1। अब A2 A1 में अगर हमें समझना है फर्क क्या है A2 या A1 का नुकसान क्या है, तो 2007 में जो रिसर्च हुई थी न्यूजीलैंड में, कैसे हुई थी, हुआ क्या, वहां पर जो छोटे बच्चे, जो शिशु होते हैं, वो 2 साल की उम्र के आसपास अचानक से सोते सोते उनकी मृत्यु होने लगी। इसको बोलते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, तो यानी बच्चे जो हैं अचानक से मर जाते थे। तो उन पे वैज्ञानिकों ने काम किया कि ये हो क्यों रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो बच्चे, जैसे उनका यूरिन का सैंपल लिया, उसमें ये जो बीटा केजोमॉर्फिन 7 जो आपको बताया था हमने, कब जब हिस्टिडीन होता है तो ये टूट के अलग हो जाता है, एक बीटा केजोमॉर्फिन BCM7 ये आया यूरिन में। तो ये कहाँ से आया, इसकी जांच हुई तो देखा गया कि 2 साल तक तो बच्चे ठीक थे ज़्यादातर, क्योंकि वो माँ का दूध पी रहे थे।
माँ का दूध भी A2 होता है। लेकिन जब बच्चे बाद में दूध के पाउडर या गाय के दूध पे, ज़्यादातर दूध के पाउडर पे ही आते हैं, वहाँ उस पर लाया गया तो उन सब में ये BCAA7 मिला। तो उसका स्रोत ढूंढा गया तो पता लगा स्रोत क्या था, A1 दूध। वो जो दूध था जिसमें हिस्टिडीन वाला एमिनो एसिड था, उसकी वजह से BCAA7 बनता था। तो वो दूध जो है A1 दूध की वजह से ये हो रहा था। और उसमें होता क्या था, नाम क्या बताया, बीटा केजोमॉर्फिन। ये जो मॉर्फिन है आपको पता है मादक पदार्थ है, नशा करता है। तो बच्चे इसको जब पीते थे तो बहुत गहरी नींद में सो जाते थे, इतनी गहरी नींद में कि जीभ पलट के सांस लेने की वही जगह उनकी बंद हो जाती थी और उस वजह से हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी होती थी और अल्टीमेटली सांस ही नहीं ले पाते थे और वो सोते सोते मर जाते थे। ये था सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अभी भी बहुत से कारण इसके ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन पहला अपराधी समझ आया ये BCAA7। उसके बाद वहां पर न्यूजीलैंड में ये सब बातें हुई कि भाई A2 मिल्क लाओ, और A2 मिल्क के लिए देसी भारतीय नस्लें जो हैं उनकी मांग दुनिया में बहुत बढ़ चुकी है, वो बढ़ी। और देखिए जब इस पे काम भी हुआ तो इन्होंने ये भी देखा कि जैसे छोटे बच्चे खासतौर से 3-4 साल की उम्र वाले हैं, इस पे काम हुआ तो इन्हें समझ आए ऑटिज्म, थोड़ा मानसिक रूप से जैसे अलग तरीके के बच्चे होते हैं कुछ देख। तो ये जो बच्चे थे इनमें देखा गया एक चीज होती है जिसे कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। खून में कोई भी चीज घूमती है गलत, वो दिमाग में ना चला जाए, इसके लिए ये बैरियर बनता है। पर ये बच्चों में ये बैरियर शिशुओं में 3-4 साल की उम्र तक विकसित होता है। तो ये देखा गया कि ये जो BCAA7 है ये दिमाग तक भी पहुंच जाता है और जिस वजह से बच्चों में इस तरीके की मानसिक विकार तो आते ही हैं। शिजोफ्रेनिया जो कि एक बहुत बड़ा एक मानसिक रोग है जिसमें लोगों को लोग दिखने लगते हैं, लोग बातें करते हैं, उसका भी कारण कहीं ना कहीं इससे जुड़ा। और सबसे बड़ी चीज BCAA7 की वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट के जितने भी रोग हैं, आर्टरी जो कहते हैं ना फूल जाती हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस करके कि चकत्ते से जम जाते हैं, उसका कारण भी यही BCAA7 निकला। कई उसमें और भी कारण हैं, मतलब कई कारण और भी हैं, अकेला ये नहीं है, लेकिन ये इससे संबंधित पाया गया। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज डायबिटीज से भी BCAA7 का लिंक खोजा गया है और खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज जो है उसमें। तो ये रिसर्च हुई, रिसर्च को कोई मानता नहीं है, लेकिन एक यही जो मैंने वुडफोर्ड जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया, दुनिया भर के 100 से ज़्यादा पेपर इस पे इकट्ठे किए और किताब छाप दी, डेविल इन द मिल्क। बहुत लोकप्रिय हुई, बहुत विरोध हुआ, उन्होंने दूध की पूरी राजनीति बताई, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध कौन सा बिकता है, A1। क्यों, उसको देने वाली जो गाय हैं वो ज़्यादा दूध देती हैं। और A2 को तो दुनिया ने धीरे धीरे बर्बाद किया ना भाई, हमारी गाय A2 थी, हमें दूध बढ़ाना था, हम ये संकर नस्लें जो तैयार की, विदेशी नस्लें लाए, उनसे क्रॉस किया, अपनी A2 खराब करते चले गए। कहीं तो खत्म ही हो गए। जैसे मैंने आपको याद होगा एक कार्यक्रम में हमने खैरियर नस्ल की बात की थी, उड़ीसा की, जो ऑपरेशन फ्लड के टाइम ब्रीडिंग करने के चक्कर में पहले मेल खत्म, यानी सांड सारे उस नस्ल के खत्म कर दिए गए, और उसके बाद जब क्रॉस किया गया तो ठीक से बच्चे भी नहीं पैदा हुए और करते करते नस्ल पूरी तरह खत्म हो गई। अब इसमें एक चीज और समझने की है, जैसे आपको पता है कि गुणसूत्र जो हैं वो जोड़े बन के एक कोशिका में होते हैं ना, तो आधे जो नर है या पिता है उससे आते हैं, आधे माता से आते हैं। तो जब हम A2 की बात करते हैं तो A2 यानी पिता भी A2 माता भी A2, ये दोनों जब जुड़ेंगे तब A2 प्योर मिल्क होता है। और ज्यादातर क्रॉस में क्या होगा कि A2A1 आएगा। कुछ जब कई पीढ़ियों बात करते रहे तो A1 हो जाता है, वो प्योर A1 हो गया। तो हमारे ज्यादातर A2A1 है उसमें, लेकिन A1 थोड़ा डोमिनेटिंग उसका प्रभाव रहता है। लेकिन ये नहीं है कि सभी बच्चे जो हैं उनमें ऑटिज्म हो जाएगा, सभी चीजों को, ये देखा गया है डायबिटीज का प्रमुख कारण A1 दूध देखा गया है। अब आप इसमें ये समझिए कि अभी पिछले कुछ समय से ये बात भी हो रही है कि जो घी है, देसी गाय का घी, A2 घी सबसे अच्छा है। अब A2 हमने आपको बताया क्या है, प्रोटीन है। वो
कैसे घी में हो सकता है? घी 100% फैट होता है, लेकिन इसमें जब रिसर्च हुई तो पता लगा कि देसी गाय का जो घी होता है उसमें आपको पता पीला रंग होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। उसमें CLA जो कॉन्जुगेटेड लेनोलेइक एसिड बोलते हैं उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसके पीछे आजकल दुनिया पागल है ना। एंटीऑक्सीडेंट, नींबू, आंवला, विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट, बस यही CLA जो अधिक मात्रा में होता है और इसी वजह से सभी, आपको पता है, इम्यून सिस्टम आपका मजबूत रहता है, कैंसर तक रुकता है। इसके अलावा ओमेगा 3 की मात्रा बहुत है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 ये भी ऐसे फैटी एसिड्स हैं, इनका रेशियो बहुत महत्वपूर्ण है जो देसी गाय में बहुत बढ़िया है। तो ये तो इसके घी की बात हो गई, लेकिन ऐसा थोड़ी ना। अब आप समझिए, भैंस है, भैंस का दूध भी A2 है और उसको A1 किया भी नहीं जा सकता। कहाँ, वहाँ तो भैंस होती नहीं, वो तो हमारे यहाँ ही होती है। लेकिन उसका अगर हम पूरी कंपोजिशन देखें, खासतौर से फैट की, तो आपको पता है ज़्यादा होता है। और टेम्परेचर भी ये देखा गया है कि उसका हमारे शरीर की तुलना में ज़्यादा टेम्परेचर पे वो जो है पिघलता है। तो बहुत फ़र्क है उसमें, मिनरल्स वगैरह का जो एक रेशियो है उसमें भी फ़र्क है। लेकिन मैं उसे जहर तो नहीं कहूँगा, बहुत से लोग कहने लगे हैं, क्योंकि यमराज भैंस पे बैठ के आते हैं तो भैंस को पता नहीं वो कर दिया। ऐसा नहीं है, देश में आज भी 60 से 70% भैंस का दूध है। लेकिन हाँ, हार्ट डिजीजेज वगैरह में उस रोग में उसकी भूमिका है, लेकिन कितनी है कितनी नहीं, इस पर ठीक से कंक्लूसिव रिसर्च एक कुछ कहती है, एक कुछ कहती है। और इसमें ही आपको दूध की राजनीति समझनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है, A1 दूध। तो फॉन्टेरा, डोनेन, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने इस रिसर्च को पहले तो खारिज किया, फिर ये बताया कि इस दूध से भी, A1 से भी कोई इतनी समस्या नहीं है। ये कहने की बात है, दूध तो एक ही जैसा। बिल्कुल ऐसे ही कि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक प्राकृतिक फिनोमेना है, ये तो हो नहीं रही है। पहले भी ऐसा था, आप बताते हैं इतना ज़्यादा तापमान, तो आप कैसे बताते हैं 100 साल पहले इतना तापमान था? अब तो 100 साल पहले कौन सी ग्लोबल वार्मिंग थी, 200 साल पहले कौन सी थी? तो ये तरीके हैं स्टैट्स के जरिए गुमराह करने के। इसके बारे में एल गॉर जो उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनको नोबेल मिला था, उनकी पुस्तक थी एन इनकन्वीनियंट ट्रुथ। तो उन्होंने तो उसमें मोबिल एक्सॉन जो कंपनी तेल की है उसका सीधे सीधे जिक्र किया है, क्योंकि तेल जलता है, फॉसिल फ्यूल, उससे गैसेस जो हैं वो पैदा होंगी जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ग्रीन हाउस गैसेस। तो उन्होंने कहा कि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करो। ये नोट लिखा उनके CEO ने कंपनी के, और कंफ्यूजन क्रिएट करना बहुत आसान है। सिगरेट से होता है कैंसर, पर 90 साल से सिगरेट पी रहा है कोई, 80 साल से, 70 साल से, उसे तो नहीं हुआ। तो सब में एक जैसा नहीं होता, हर इंडिविजुअल अलग है। यही चीज बस दूध के मामले में लागू करके इस पे कंफ्यूजन पैदा किया। और मैं आपको बता दूं, हमारे देश में जैसे थोड़े गर्म इलाके की जब बात हो, जैसे राजस्थान की नस्ल है थार पारकर। थार पारकर जो नस्ल है वो एक दाना पानी में पूरा थार रेगिस्तान पार कर जाती थी, इसलिए थार पारकर ये कहा जाता है। अब वो जो नस्ल है, या गिर गुजरात की, इनमें थोड़ा सा संकरण कम हुआ। क्यों? संकर नस्ल के लिए जो गाय आई थी विदेशी, कहाँ से आई थी? ठंडे देशों से। तो वो कहाँ गर्मी में पनपती? तो जो गर्म इलाके की गाय हैं उनमें अभी भी प्योर A2 दूध मिल जाता है। लेकिन इधर की तरफ आ जाएं, नॉर्थ में और ठंडे इलाकों में, यहाँ नहीं मिलता है। पहाड़ी जो हमारी बद्री गाय है 95 से 86% तक, 96% तक, सॉरी, और कुछ तो कह रहे 99%, वो गाय में प्योर मिलनी मुश्किल हो गई। भारत में प्योर नहीं मिलती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादातर में क्रॉस ब्रीड हो गई है। थार पारकर में भी हो सकता है, थार पारकर नहीं, लेकिन दूसरे से हरियाणा ही एक नस्ल है, राठ ही एक नस्ल है, इन सब में प्योर बची हैं। इनसे क्रॉस किया गया हो तो वो A2 हो सकता है। इसमें जांच भी हुई है तो A2 निकला भी है। बाकी जितना भी आ रहा है वो गाय का घी जरूर होगा, गाय का दूध होगा, प्योर A2 नहीं होगा। लेकिन ये सब रोगों की चाबी इसी में है जैसा क्लेम किया जा रहा है।
सब कुछ इससे ठीक हो जाएगा जैसा बताया जा रहा है। धंधा है, 200 से लेके अब तो 300 रुपये लीटर तक ये दूध बेच रहे हैं। और उसमें कौन चेक कर रहा है, इसको भी तो RT-PCR के जरिए पता किया जाता है, जो कोविड का टेस्ट भी है। तो ये जो RT-PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस टेक्निक से पता किया जाता है। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, बड़ा मुश्किल है कि पूरी तरह प्योर मिले। और उनके साथ भी क्या चीज़ें जुड़ी हैं, किस नस्ल से क्रॉस किया जा रहा है, देसी की ही, फिर क्या खिलाया गया। अगर औषधीय गुणों की बात करनी है तो उसमें तो कब वो दूध जो है लिया गया, किस समय लिया गया, ऐसे ही गौमूत्र और गोबर की बात फिर कभी करेंगे। आज दूध तक ही सीमित हैं, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन इसकी टेस्टिंग होती है। प्राइवेट जो कई बैठे हैं। आपको मैं 2 सरकारी एजेंसीज बता देता हूँ। एक तो NDRI है, सबको पता, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। उसी के आगे जाएंगे तो हाईवे पे उसके अपोजिट, अगर दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो बाएं पे अगर NDRI है, तो दाईं तरफ हाईवे पे एक नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज पड़ता है, NBAGR। यहाँ पर भी जांच होती है। आप दूध से जांच करवा सकते हैं, गाय के खून से जांच करवा सकते हैं। इससे पता लग जाएगा कि प्योर A2 नस्ल है कि नहीं। सही कहूँ तो A2 नस्ल है कि नहीं। बहुत सी बड़ी कंपनियों ने भी अपना A2 दूध लॉन्च किया है, उसकी भी जांच हुई। नाम तो नहीं लूँगा, पर प्योर A2 नहीं था, A2A1 था। और इसको हम जानते हैं, लेकिन इसको समझ के लीजिए। घी में मैंने बताया 6,000, 6,500 सब कुछ मिल रहा है। अब एक प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में एक बार हमने चर्चा की थी, पुराने प्रोग्राम देख लीजिएगा। हमने ये भी बताया था एपिजेनेटिक्स में कि आपकी सोच जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई बारी पानी में किसी ने बोला इसमें मंत्र फूका है, वाइब्रेशंस वगैरह अलग चीज़ें, पानी की अपनी मेमोरी होती है, इस पे भी कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन आपको अच्छा फील होता है प्लेसिबो। डॉक्टर कहते हैं कि दवा नहीं दी थी, देखो ठीक हो गया। सिर्फ डॉक्टर ये कहते थे अरे कुछ नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा। तो कितनी भी गंभीर बीमारी ठीक क्यों हो जाते हैं। वही दवा दूसरे को दी और उससे बोला जी बड़े मुसीबत है, ठीक नहीं हो पाओगे, कोशिश कर लेते हैं, वो पक्का ही उसकी मुसीबत हो जाती है फिर मरीज की। तो ये सब कारण जुड़े हैं। अब इसमें घी तो अल्टीमेटली 100% फैट है, CLA कम या ज़्यादा ज़रूर होता है, उससे सेहत में हो सकता है फ़र्क पड़ता हो। मैं हालांकि ऐसे लोग भी जानता हूँ जो भैंस का घी पी के 90-95 तक भी चल रहे हैं। यानी एक इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर होता है, कहाँ सांस ले रहे हैं। अब बड़ी अजीब सी बात है ना कि अब सांभर में इमली डाली जाती है, क्यों? जो फ्लोराइड्स जो होते हैं पानी में, उसको सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में है, उसको ख़त्म करने का सबसे प्राकृतिक तरीका है इमली। उनके हर खाने में ही लगभग इमली होती है। अब आप दिल्ली में बैठ के भी खाते हैं, फिर कहते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई। गलत नहीं है, लेकिन हर प्रांत के हिसाब से चीज़ बनी है। ऐसे केरल की मसाज और जो तरीके हैं उनके पूरे, वो शायद केरल की जलवायु में ज़्यादा अच्छे होंगे, दिल्ली में जगह जगह खुल गए। इन सब चीज़ों को समझिए, यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति ऐसे ही काम करती है। ये जो दूध में आपने छेड़खानी की, क्या आपकी गाय जिसका औसतन जो बहुत अच्छा दे रही है, 9 लीटर एवरेज है, मतलब कभी हो सकता है 20 गई हो, कभी 3 गई हो, तो मिला मिलू के 9 लीटर तक अगर एवरेज है, और विदेशी गाय उनकी 35 है, अगर विदेशों में देखें तो वो तो 60-70 लीटर की एवरेज है। तो अगर ये है तो किसान या दूध उत्पादक तो जितना ज़्यादा बेचेगा उतना उसको पैसा मिलेगा। तो ये फिर आपके बिजनेस से जुड़ गया। और लोगों ने देखा कि A2 के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, तो रेट बढ़ा दिए। अब चेक कौन करेगा? कौन NDRI या NBAGR जाके चेक कराता फिरेगा? प्राइवेट लैब्स का क्या पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ बन गई है जो मैं कह रहा हूँ ज़रूरी है। दूध के बारे में जागरूकता ज़रूरी है। दूध के बारे में तो लोग कहते हैं भाई उसके अंदर तो छोटे बच्चे के लिए हार्मोन थे, वो तो आपकी डाइट ही नहीं है, आप ले रहे। वेगान लोग दूध नहीं पीते ना, वो सब भी अलग मुद्दे हैं। लेकिन मैं उसके बावजूद भी कह रहा हूँ कि दूध का इतना ज़्यादा प्राइस
क्या उतना किसान को मिल रहा है? गांव में तो अभी भी इतना नहीं मिलता है रेट। तो किसान के नाम पे गौशालाओं में भी किस तरीके की ब्रीडिंग हो रही है, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में एक संशय हमेशा रहेगा। मुझे आज तक लोग बोलते हैं कि ये वो गाय है जिसको हमने ये औषधि पौधे, शतावर, अश्वगंधा, ये सब खाने में दिया है, चारे में, तो इसका जो घी है उसमें औषधीय गुण है, ये जो दूध है इसमें औषधीय गुण है। मैंने कुछ लोगों को फ़ायदा भी देखा और सेम परिस्थिति में पूरे विश्वास के साथ लेने वाले कुछ लोगों में कुछ फर्क नहीं भी पड़ा है। तो मैं इसको एक मार्केटिंग गिमिक कहने की वजह मैं ये कहूँगा कि अभी पूरा A2 के बारे में सतर्कता अच्छी बात है, लेकिन इस पे भी बहुत काम होना है। मेरा मकसद ये था कि थोड़ा आप इसको समझें, और घी को अगर A2 कह के भेजना तो घी में तो प्योर फैट है, तो उसमें वो A2 वाला प्रोटीन नहीं है। हाँ, CLA, ओमेगा 3, ओमेगा 6 इनका फर्क ज़रूर है और वो रहेगा। लेकिन बहुत सी कंपनियां बोलती हैं गाय का देसी घी, देसी गाय का घी नहीं बोल रही हैं। तो इस तरीके की जो ब्रांडिंग होती है ना, उसमें भी समझिए बिलौना विधि का घी ज़्यादा अच्छा होता है। सवाल यही है फिर से कि अल्टीमेटली 100% घी आपको मिलना है। बिलौना से लेंगे या क्रीम से मक्खन बना के लेंगे, उस पर क्या साइंटिफिक एवोल्यूशन हुए हैं? अभी तक उस तरीके का कोई अच्छा या बड़ा किसी पीयर रिव्यू जो जर्नल्स होते हैं उसमें देखने को नहीं मिला है। मतलब जो इम्पैक्ट फैक्टर, ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स होते हैं, जैसे 2.5 से ऊपर इम्पैक्ट फैक्टर बोलते हैं, जिनमें वैज्ञानिक शोध पत्र जिनमें छपते हैं, उनमें थोड़ा माना जाता है कि लोगों ने लिखा। हालांकि हमने देखा बड़े बड़े जर्नल ने दुनिया के, तो जो इन जर्नल्स ने कि कोई चाइना के प्रेशर में आया, किसी बड़े देश के प्रेशर में आया, विकसित देश के, और उस हिसाब से छापा भी है। तो किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं? लेकिन दुनिया तो उम्मीद और भरोसे पे ही टिकी है। इसलिए मेरा ये कहना है कि बहुत ज़्यादा महंगा दूध, भाई आप अगर गांव में गरीब है तो सबसे बड़ी समस्या आज के समय क्या है? शहरी गरीब की, अर्बन पुअर्स, उनका भी तो सोचना होगा। तो इसलिए अननेसेसरली कोई भी चीज़ जो महंगी है, चाहे किसी की भी हो, तो वो तरीका मैं आज तक उसे ठीक नहीं मानता, चाहे धन की बात हो या कुछ भी। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य तो ये सही है कि A2 A1 मिल्क का फ़र्क है। देसी गाय का दूध ज़्यादा बेहतर भी होता है, पर वायबल कितना है और क्या हर शरीर में एक ही जैसा प्रभाव होता है, ये भी नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ में थोड़ी सी सतर्कता रखें। बहुत ज़्यादा महंगा अगर कुछ है तो बहुत से विकल्प हैं, दूध के भी बहुत विकल्प हैं। कोई प्रोटीन कह के देता है, कोई कैल्शियम कह के देता है, उसके भी बहुत से विकल्प हैं। दालें हैं, मसाले हैं, सब कुछ मिलता है। तो मैं इसके बहुत ज़्यादा भाव जो बढ़ गए हैं उसको मैं नहीं सही मानता। मैं ऐसे अपने ही कई मित्र पत्रकारों को जानता हूँ जो आजकल A2 दूध बेच रहे हैं कि ये तो बहुत ही दिव्य कोई चीज़ है, हर रोग का इलाज जो है यही A2 दूध है। तो ऐसा भी नहीं है, सबके बॉस होता, हर चीज़ बैलेंस में रहे तो ठीक रहता है। बिजनेस है, किसान को पैसा जाएगा, बहुत अच्छी बात है। पर हमने तो देखा लोगों ने बड़े बड़े फार्म खोल लिए, लेकिन फिर भी देसी नस्लों की ब्रीड्स पे काम होना बहुत ज़रूरी है। उनके सांडों को बचाना भी ज़रूरी है। एक छोटी सी बात मैं बता के ख़त्म करता हूँ। हमारी नस्लें जो हैं आज के समय, उनकी मांग क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जो तापमान बढ़ रहा है उसको सहने की सबसे अच्छी क्षमता हमारी गाय में है। और देसी गाय में हमारी जो नस्लें हैं, बॉस इंडिकस की, साहिवाल, थारपर, राठी, गिर, ये जितनी अपना, एक मैं आपको नस्ल बताऊं, केरल की है वचूर नस्ल। ये नस्ल ऐसी है जिसको छोटी सी बकरी की तरीके 1-2 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर दूध देती है। इसको FMD, खुरपका मुंहपका रोग ही नहीं होता है। इसका पेटेंट इसको लेने की कोशिश की थी अमेरिका ने, पर नहीं ले पाए। क्यों? इसके अंदर ये मतलब खुरपका मुंहपका, FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, एक ऐसा रोग है जो पूरी तरीके से उत्पादन खत्म कर देता है। उसके अगेंस्ट प्राकृतिक तौर पे इसमें इम्यूनिटी है। तो ये जो नस्ल है ये भी खत्म है। बहुत थोड़ी सी, एक वैज्ञानिक है उन्होंने बचाई हैं, तो बची हुई है, क्योंकि लोगों को वहाँ पर तो बीफ खाएंगे, तो बीफ के लिए छोटी नस्ल कैसे चलेगी, है ना? यही अमेरिका वालों ने और ऑस्ट्रेलिया वालों ने
बहुत पहले किया कि हमारे यहाँ से नस्ल ले गए थे अपनी नस्लों की इम्यूनिटी बढ़ाने, क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमारी नस्लों में है। और उन्होंने ले जाके अपने बड़े बड़े फार्म स्टैब्लिश किए, नस्ल को नाम दिया ब्राह्मण। गूगल में जाइए, टाइप करिएगा ब्राह्मण काऊ ब्रीड, तो हमारी देसी गायें मिलेंगी बड़ी बड़ी, जो उन्होंने अपनी गाय को विकसित करने के लिए डेवलप की और हमें अपनी थोप दी। और कैसे पहचानेंगे अपनी है, क्या बताया था, हम वो मिलेगा आपको। तो वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में ये गाय है। ऐसे ही थार परकर का जो मैंने आपको बताया था कि एक दाना पानी में थार रेगिस्तान पार कर जाती थी, उसकी एक और खासियत है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसका जो कोट है, जो त्वचा है, वो पूरी तरह सफ़ेद हो जाती है और ठंड में आप देखेंगे काली हो जाती है। ये उसमें इतना ज़बरदस्त आनुवंशिक गुण है, इसको पाने की भी कोशिश की गई है। और मुझे जहाँ तक पता है, ऐसी सुपर नस्ल एक गाय की तैयार करने की कोशिश विकसित देशों में जारी है, जिसमें ये सारे गुण होंगे। हो सकता है जल्दी आ भी जाए वो नस्ल। अब ब्राज़ील की भी एक नस्ल है, उसके बारे में भी बात हो रही थी कि 70 लीटर हमारी गिर माँ दे रही है। वो हमारी प्योर गिर नहीं है, उनकी ऑरलैंडो ब्रीड है, उससे क्रॉस करके उन्होंने तैयार की है। इसलिए बाबा रामदेव भी एक बार लेना चाह रहे थे, और ये था कि देश में आएंगे, फिर रुक गया। क्यों? प्योर A2A2 नहीं है। खैर, ये सब अलग विषय हैं, लेकिन हमारे गाय के इन गुणों की वजह से इनकी बहुत मांग है और देश में ब्रीडिंग में काम नहीं हुआ। अगर अच्छी, मान लो साहिवाल जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, उसकी नस्ल लेके सही तरीके से ब्रीडिंग पे काम किया जाए तो वो भी बहुत अच्छा दूध देने वाली गाय बन सकती है और बन भी रही है। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी वगैरह इन सब पे कभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये नस्ल हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बढ़ते तापमान और ये जो मौसम का परिवर्तन है, इससे लड़ने में अमेरिकी और यूरोपीय नस्लें, A1 नस्लें इतनी कामयाब नहीं हैं। तो वो भी अपनी नस्लों के खून में हमारी नस्लों की मिलावट कर रहे हैं, तो हमें तो बचाने ही चाहिए। और बचाने के लिए A2 मिल्क और उत्पादों की हम डिमांड करेंगे तो किसान भी ज़्यादा से ज़्यादा देसी नस्लों की ओर आकर्षित होंगे, जो हो भी रहा है। और जब आकर्षित होंगे, ज़्यादा होंगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो दाम भी थोड़े कम हो जाएंगे। तो उम्मीद है थोड़ा आपको A1 A2 के बारे में समझ आया होगा। इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो, कोई भी मन में शंका हो, ज़रूर पूछिएगा, मुझे बताने में बहुत आनंद आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब लेते हैं और आज का सवाल पूछते हैं। तो हमने आपसे सवाल पूछा था कि कीस्टोन स्पीशीज क्या होती हैं, ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसे कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। नाम से क्लियर है कि जिसपे पूरा पारितंत्र टिका हो, एक ऐसी प्रजाति। कई सारे उदाहरण हैं, जैसे ग्रिजली बेयर, वो जो बड़ा सा ब्राउन कलर का भालू जो मिलता है, काले भी होते हैं, खैर वो जो भालू है वो भी कीस्टोन स्पीशीज है। आपको पता है सालमन मछली जो वहाँ पकड़ने के लिए नहीं खड़ा रहता, जब वो बहाव के उल्टा जाते हैं, कूद के जाते हैं, उन्हें पकड़ के खाता है, वो ग्रिजली बेयर। तो वो पूरे जंगल में उस पोषक तत्व को फैलाता है, घूमता, कितने पौधे और उनके बीज भी होते हैं। तो वो भी, अगर वो स्पीशीज खत्म तो जंगल में पूरा ही परिवर्तन आ जाता है। एक ऐसा कीस्टोन, जैसे एक पहाड़ी है, एक छोटे से पत्थर पे टिकी है, कई सारे पत्थरों में एक पत्थर होता है, अगर उसको हटा दिया तो पूरा पहाड़ जो है वो भरभरा के गिर सकता है। यही होती है कीस्टोन स्पीशीज। ऑटर है, ऊदबिलाव, ये सी अर्चिन है, उसको खाते हैं। ये नहीं होंगे तो सी अर्चिन इतने हो जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम खत्म। ऐसे ही जगुआर, ये सब जो भेड़िए, ये भी कई इकोसिस्टम में ये कीस्टोन स्पीशीज है। वरना चरने घास खाने वाले इतने हो जाएंगे कि वही पूरा जंगल तबाह कर देंगे। तो इन कीस्टोन स्पीशीज को बचाना, बचाए रखना और समझना बहुत ज़रूरी है। आदमी भी एक कीस्टोन स्पीशी है, लेकिन क्या है, वो पर्यावरण के डिस्ट्रक्शन का कीस्टोन है। शायद इसको हिलाने की कोशिश धरती भी कर रही है। ढह जाएगा, खत्म होगा, नए तरीके से जीवन शुरू होगा। मजाक की बात है, वैसे ऐसा है नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो समझ सकते हैं ना। तो हमें समझना चाहिए इन प्रजातियों, इन जैव विविधता को बचाए रखना और अपने को भी बचाए रखने के लिए ये कीस्टोन प्रजातियां सबसे ज़रूरी हैं। कार्यक्रम क्योंकि दूध का था, एक गाय के बारे में पूछता हूँ। एक ऐसी गाय थी, बहुत ही मजबूत, बड़े बड़े सींग होते हैं,
जो टीपू सुल्तान की तोपों को पहाड़ी पे ले जाती थी। इस देश की गाय है, बहुत ही ज़बरदस्त नस्ल है, उसके संरक्षण का भी काम चल रहा है और होना चाहिए। उसका दूध भी बहुत अच्छा है, प्योर A2। वो गाय की जो नस्ल है उसका नाम क्या है, और साथ में ये भी बता दीजिएगा कि भारत में अभी जो बची हैं कुल नस्लें गाय की कितनी हैं। तो ये सवाल आप समझ गए कि वो मजबूत नस्ल जो तोपों को पहाड़ी की चोटी पे पहुंचाती थी, उस गाय की नस्ल का नाम क्या है, और भारत में कुल कितनी गाय की नस्लें हैं। तो आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।